किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोलर ड्रायर मशीन से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे फल और सब्जियां। पिछले हफ्ते हुई बारिश से खिले किसानों के चेहरे। कुक्कुट पालन की इकाइयां लगाने वाले निवेशकों को मिलेगी सरकारी छूट। शहरी कचरे से बनने वाली खाद को बढ़ावा देने की नीति को मिली मंजूरी। भारत बना दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश। और वर्तमान मौसमी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए विशेषज्ञों के कुछ सुझाव। पालक, धनिया, सोया, मेथी, सेम आदि वो हर सब्जी जिनका इस्तेमाल आप कुछ दिनों बाद करना चाहते हैं तो अब आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। आईआईटी के मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन तैयार की है जिससे 6 महीने तक सब्जी को उसी तरह हरी भरी बनाकर रखा जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस मशीन को साल भर की मेहनत के बाद विकसित किया गया है। सब्जियों को संरक्षित करने वाली ये अपनी तरह की पहली मशीन है। ये पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित है। मशीन का परीक्षण अंतिम चरण में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के साथ मिलकर अब इस शोध को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोलर ड्रायर में सब्जियों के मिजाज के अनुसार तापमान सेट किया जाता है। किस मिजाज की सब्जी पर बिल्कुल सही कितना तापमान होना चाहिए, इस पर वेजिटेबल रिसर्च से चर्चा करने के बाद सोलर ड्रायर पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। पिछले दिनों हुई छुटपुट बारिश से सूखे की मार झेल रहे रबी फसल के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये बारिश किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस समय हुई बारिश जहां गेहूं की फसल को बढ़ने के लिए वरदान साबित होगी, वहीं बढ़ी ठंड से तिलहन, आलू और सब्जियों की फसलों को फायदा दिलाएगी। जहां पर अभी बुआई हुई है उन सभी फसलों के लिए बारिश फायदेमंद है। फूलों और सरसों की खेती के लिए हवा और बारिश नुकसानदायक है। जिन फसलों में कल्ले नहीं निकल रहे थे, खासतौर पर सब्जियों और गेहूं में, वो अब निकल आएंगे। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादा मात्रा में बारिश होने पर खेतों में पानी जमा न होने दें। फफूंद से फसलों को बचाने के लिए मौसम खुलने पर विशेषज्ञों की सलाह पर नीम ऑयल और कार्बेंडाजिम का छिड़काव किसान कर सकते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पालन की इकाइयां लगाने वाले निवेशकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 10,000 पक्षी क्षमता के कमर्शियल लेयर्स इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। प्रदेश के पशुधन एवं मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रदेश और देश के ही नहीं बल्कि अप्रवासी भारतीय भी कुक्कुट पालन की इकाइयां लगा सकते हैं। उन्होंने बताया, किसी भी स्रोत से एक इकाई के लिए 1 एकड़ भूमि खरीदने पर प्रदेश के सभी जिलों में स्टैंप ड्यूटी पर 100% छूट दी जाएगी। इसी प्रकार कुक्कुट आहार उत्पादन के लिए आहार इंग्रेडिएंट्स पर प्रवेश शुल्क की छूट अनुमन्य होगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक इकाई को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास नीति के तहत कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमन्य छूट की व्यवस्था सरकार ने की है। प्रमुख सचिव के अनुसार कुक्कुट विकास का मुख्य उद्देश्य कुक्कुट और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा मध्यम एवं लघु उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ कराना है। केंद्र ने शहरी कचरे से बनने वाली खाद को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने कंपोस्ट खादों के इस्तेमाल पर किसानों को 1,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी देने का फैसला भी किया है ताकि इसके उत्पादन और उपयोग में बढ़ोतरी की जा सके। बाजार विकास सहायता किसानों के लिए शहरी खाद के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में कमी लाएगी। शहर के कचरे से बनने वाली ये खाद न सिर्फ मिट्टी को कार्बनिक और प्राथमिक द्वितीयक पोषण उपलब्ध कराएगी बल्कि शहर को स्वच्छ रखने में सहायता करेगी। शहरी कचरे से बनने वाली खाद की बदौलत कचरे को उपयोगी जैव उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकेगा और कचरा भरने वाली जगहों में कमी आएगी। इससे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों खासकर मीथेन और ऐसी जहरीली सामग्री का बनना भी रोका जा सकेगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भूजल को भी दूषित करती हैं। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश बन गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। एक नजर में बागवानी के आंकड़े 2015 नामक इस रिपोर्ट के अनुसार बागवानी के क्षेत्र में फल उत्पादन ने सब्जी उत्पादन से भी तेजी से वृद्धि की है, जबकि बागवानी का सबसे बड़ा भाग सब्जी की खेती ही है। अनाज की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक और चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2014-15 में 1,000 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 1 लाख टन अंगूर का निर्यात हुआ है। हालांकि देश में फल उत्पादन की बढ़ोतरी की बहुत सी संभावनाएं हैं क्योंकि भारत सबसे बड़े उत्पादकों की सूची में चीन, अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, इटली, इंडोनेशिया, फिलीपींस और टर्की जैसे देशों के साथ शामिल है जिनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत से बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट इस उपलब्धि का श्रेय सरकारी नीतियों को भी देती है जिनकी वजह से देश में बागवानी का रकबा बढ़ा और नतीजतन उत्पादन भी बढ़ा।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्तमान मौसमी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए सुझाव जारी किए हैं, जैसे चना में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, अधिक मात्रा में होने पर 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का 1000 लीटर पानी में घोल तैयार कर छिड़काव करें। मटर की फसलों में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्फ 80% इसी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1585 रुपए प्रति क्विंटल, ललितपुर में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1570 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में गेहूं 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल, ललितपुर की मंडी में 2130 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2180 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर प्याज के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में प्याज 1260 रुपए प्रति क्विंटल, ललितपुर की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की किसान मंडी में 1320 रुपए और सीतापुर की मंडी में प्याज 1260 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल, ललितपुर की मंडी में आलू 615 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में आलू 410 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में आलू का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। आखिर में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1500 रुपए, ललितपुर की मंडी में टमाटर 1550 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 1180 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1480 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, खेती से जुड़े कुछ ऐसे कार्य हैं, अगर उनको हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारा जीवन खुशहाल होता है। इसी तरह का एक कार्य है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन हम किस तरह से करें, क्या वैज्ञानिक विधियां अपनाएं और कैसे इससे ज्यादा मुनाफा लें, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर AK सोनी, सहायक निदेशक रेशम निदेशालय लखनऊ से। नमस्कार डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई रेशम कीट पालन करना चाहते हैं वो क्या करें। रेशम कीट पालन के लिए, चूंकि रेशम कीट है इसलिए इसके भोज्य पदार्थ का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर हम शहतूती रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो शहतूत के पौधों का होना आवश्यक है। अरंडी रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो अरंडी के पौधों का होना आवश्यक है। और अगर हम टसर रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो अर्जुन के पौधों का होना आवश्यक है। जी, बहुत सही बात आपने बताई। बिल्कुल किसान भाइयों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का हम कीट पालन कर रहे हैं और उसके आहार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि अगर किसान भाई रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो कहाँ से उन्नत किस्म के रेशम कीट प्राप्त करें, सोर्स क्या है, उनके स्रोत क्या है? किसान भाइयों, यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको कि रेशम कीट पालन के लिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेशम विभाग के माध्यम से बीजागार की स्थापना की गई है जी। और ये हमारे मेरठ में बीजागार है, बहराइच में बीजागार है, औरैया में बीजागार है। यहाँ से किसानों को जो है रेशम कीटांड, जिनको कि रोग मुक्त चकत्ते कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं DFLs, डिसीज फ्री लैंग्स, यहाँ से किसानों को जो है 50 पैसे प्रति DFL के हिसाब से उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये 50 पैसे कीट पालन के बाद जब आप कोया उत्पादन करते हैं तो जब कोया का पैसा आपको बिक्री के बाद दिया जाता है उस समय ये 50 पैसे आपसे ले लिए जाते हैं और ये राजस्व में जमा होते हैं। जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था किसान भाइयों है कि हमें निश्चित रूप से विभाग से ही कीटों को प्राप्त करना चाहिए और पैसे भी आपके पहले नहीं लगेंगे, पैसे जब आप बिक्री करेंगे तब आपसे लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई कीट ले आते हैं तो सबसे पहले उनके खान पान की व्यवस्था क्या करनी है? जब आपको कीट सीधे किसानों को नहीं दिए जाते हैं जी, सबसे पहले चूंकि वो अंडे होते हैं और बहुत ही चींटी से भी छोटे ये कीट निकलते हैं अंडे से, तो बहुत ही शैशव अवस्था होती है इनकी, देख रेख की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस समय इनके देख रेख की बहुत आवश्यकता होती है। तो इनको राजकीय रेशम फार्म, जो हर जनपद में, हमारे 48 जनपद हैं शहतूत के, 10 जनपद हैं टसर के और करीब 8 जनपद हैं एरी रेशम के, जहाँ पर जो है चाकी कीट पालन किया जाता है। पहले चाकी इसीलिए कहते हैं उसको, कोई बहुत ही शैशव अवस्था में कीट होता है और उसकी अत्यंत देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। तो 10 से 12 दिन तक का जो कीट पालन किया जाता है वो शैशव अवस्था का चाकी कीट पालन कहलाता है जी। चाकी कीट पालन के उपरांत इस जब जो कीट जो है द्वितीय अवस्था में आ जाता है अपने विकास की, और द्वितीय अवस्था में फिर ये कीट किस्मों को बांटा जाता है। जी, बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि चूंकि अंडे से निकले हुए जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको हम पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए विभाग ही सहयोग करता है। डॉक्टर साहब, जब रेशम कीट हम ले आए हैं घर पे तो सबसे पहले बात आती है, कोई चीज़ हम पालन करते हैं तो उसके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो रेशम कीट जो हम पालन कर रहे हैं उसमें हम खान पान की क्या ध्यान रखें, खान पान का क्या ध्यान रखें कि अच्छा उत्पादन हो और कीड़े भी स्वस्थ रहें? देखिए, जब कीड़ा दिया जाता है उसके पहले किसानों के यहाँ जो है उतनी ही व्यवस्था की जाती है, विशुद्धिकरण कराया जाता है उनके यहाँ, उनको टेक्निकल जानकारी दी जाती है। और कीट पालन के दौरान हमारे जो स्टाफ हैं, जो कार्मिक हैं हमारे, वो लगातार जो है किसान भाइयों के संपर्क में घर के घर जाकर के उनको सहयोग करते हैं और तकनीकी जानकारी बराबर देते रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है कि आप बराबर सहयोग करते रहते हैं। एक बात और डॉक्टर साहब कि अगर हम किसी चीज़ का पालन करते हैं तो मौसम का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है, तो जो बदलता मौसम होता है उसमें रेशम कीट पालक भाई क्या ध्यान रखें? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये रेशम कीट पालन है। अभी हमारे पूरे भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम होता है और वहाँ का टेम्परेचर जैसा आप जानते हैं
24 से 27 डिग्री के मध्य रहता है हमेशा, ज्यादा बदलता नहीं है। जी। इसलिए वहाँ उत्पादन बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ टेम्परेचर काफ़ी जो है उसमें फ्लक्चुएशन है, काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी कम हो जाता है जी। तो टेम्परेचर को हम लोग जो है अगर सर्दी है तो वहाँ सिगड़ी जलाकर उसको टेम्परेचर को कम करते हैं, थोड़ा गर्म रखते और हैं। पानी जो है उसमें तसले में लेकर सिगड़ी पर रख के उसको मॉइस्चर देते हैं ताकि मॉइस्चर का कंटेंट भी बना रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। कहने का मतलब है कि ताप और जो नमी है वो जरूर बनी रहे। जरूरी बनी रहे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये खास बात जाड़ों के लिए ध्यान में रखना है, क्या बढ़ता तापमान भी नुकसान कर सकता है? बढ़ते तापमान में जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं इसमें, जी। और जो है रेशम का कीट जो है रोगग्रसित हो सकता है, इसमें तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं। जी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हम जो है उसमें खिड़कियों में गीले टाट के पर्दे लगा देते हैं और जमीन में बालू बिछा के उसमें पानी डाल देते हैं जी। और कूलर आदि से कोशिश करते हैं कि उसको जो है किसी तरह से ठंडक पहुंचे और ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। कहने का मतलब है कि हम कृत्रिम विधियों से तापमान नियंत्रित करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और कि अगर हम रेशम कीट पालते हैं या कोई भी पालन करते हैं तो कई बार रोग बीमारी भी लगने की संभावना होती है, तो इसमें कौन कौन से रोग ऐसे जो लग सकते हैं? अगर लग गए हैं तो किसान भाई कैसे अपने कीटों को बचाएं, या न लगे तो उसके लिए क्या उपाय करें? तो रेशम के कीटों में कई प्रकार के रोग लगते हैं। एक्चुअली एक होता है प्रोटोजोन जो रोग होता है, जो प्रोटोजोआ होता है उससे लगता है, लेकिन खुशी की बात है वो हमारे प्रदेश में नहीं है। जी जी जी। दूसरी चीज़ एक ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कहते हैं फ्लैचरी रोग कहते हैं, और फंगल इन्फेक्शन में मस्काडाइन और ग्रेटेनकल के कहलाता है। डॉक्टर साहब, इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान भी बताते चलें कि कैसे किसान भाई पहचाने कि इनके रोग लग गया है? ये जो है अगर उसमें बैक्टीरियल रोग लगा है, बैक्टीरिया से अगर रोग लगा हुआ है तो एक अवस्था के बाद जाकर के वो काला पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है कीड़ा, और वो रेशम बनाने की स्थिति में नहीं रहता है। आपको अपने आप उसको पहचान आ जाएगी और उस पर जो है शिथिलता जो है अलग दिखाई देगी, ना तो खाना खाएगा और अलग पड़ा रहेगा। जी। तो ऐसे कीटों को जो है छांट करके तुरंत अलग कर दें और जमीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दें तुरंत, जिससे मतलब ताकि उसका और फैलाव ना हो सके। जी जी जी। और दूसरा जो फंगल टाइप की डिजीज है उसमें जो है इसका सिर फूल जाता है और उसके स्राव होने लगता है लिक्विड का, उसके जी जी। जो है सिर से पूरी शरीर से एक स्राव होने लगता है, तो फंगल डिजीज होती है वो। तो ऐसी अवस्था में भी कीट को तुरंत निकाल करके 10% फॉर्मलिन में डाल के खत्म कर दें और कहीं गड्ढा खोद के उसको तुरंत गाड़ दें, ये उसको सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कीट औषधि समय समय पर दी जाती है, विशुद्धिकरण प्रॉपर तरीके से कराएं तो इन रोगों की संभावना बहुत ही कम की जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात आपने बताई कि अगर हम पहले से बचाव कर लेते हैं या साफ सफाई पर पूरा ध्यान देते हैं तो बीमारियां कम लगती हैं। डॉक्टर साहब, अगर रेशम कीट पालन किसान भाई कर रहे हैं तो कितने दिन बाद कोकून उत्पन्न करने की स्थिति हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली कोई भी कीड़ा हो, चाहे रेशम का हो या कोई कीड़ा हो, इसकी जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं जी। एक अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क यानी एडल्ट कीट जो होता है। कीट होता है। तो इसमें जो है जो लार्वल स्टेज होती है वो अंडे की अवस्था होती है, जिसको डीएफएल अभी मैंने बताया, जो चाकी कीट पालन किया जाता है। द्वितीय अवस्था से लेकर 5वीं अवस्था तक किसान के यहाँ कीट पालन होता है। 5वीं अवस्था के बाद कीट भोजन करना बंद कर देता है, पत्ती खाना बंद कर देता है जी। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो सिल्क ग्लैंड होती है उससे वो जो है रेशम का स्राव करता है और लार के रूप में वो निकलता है। हवा के संपर्क में आकर के वो धागा बन जाता है और यही धागा वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर लपेट लेता है जी। और एक कोया बनाता है जिसको रेशम का ककून कहते हैं। ये 24 से 72 घंटे तक ये स्पिन करके उसको बनाता है। ऐसी अवस्था में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जितने बार अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे उतने ही उस धागे में ब्रेक आ जाएंगे। जी जी जी, रुकावट पैदा हो जाएगी जी। एक चीज और बताऊं मैं यहाँ पर कि एक कीड़े से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा धागा बनता है। बहुत बड़ी बात है जी। तो ये जो है जब इस ककून को जो है लाते हैं तो चूंकि कीड़ा उसमें जिंदा है, उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है, वो वयस्क बनेगा, तितली बनेगा, तो उसको तितली ना बनने देते हैं और उसको धूप में सुखा देते हैं काले कपड़े में या ड्रायर में डालकर, तो कीड़ा अंदर ही मर जाता है जी। और जब इस ककून को जो है गर्म पानी में डाला जाता है तो धागे की गिट्टक की तरह खुलता चला जाता है। 1500 मीटर धागा खींचते जाइए, निकलता जाएगा जी जी, जैसे धागे की और अंत में वो कीड़ा जो है वहीं बचा रहेगा जी। तो पूरा का पूरा वो सिल्क होता है और इसी ककून को जो है किसानों से फिर हमारे केंद्रों पर ले लिया जाता है, तौल कर ली जाती है, किस किसान ने कितना किलो दिया उसको तौल करके रिकॉर्ड रखते हैं, उसको ले लेते हैं और उसके बाद जो है इसको जो हमारे निर्धारित बाजार हैं, औरैया में बाजार है, पीलीभीत में बाजार है, मेरठ में बाजार है, बनारस में है,
जहाँ जहाँ हमारे स्थापित जो नज़दीकी जनपद हैं वो अपने उन बाज़ारों में ले जाते हैं और व्यापारियों को वहाँ बुलाया जाता है जी। जैसे ही फसल पूरी होने लगती है तो व्यापारियों को बुलाया जाता है और हमारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं और व्यापारी उसको जो है बोली लगाते हैं उस ककून की किसानों के, और जो हाईएस्ट रेट देता है, जो सबसे ज़्यादा दाम देता है, उसको वो ककून बेच दिया जाता है जी। और जो भी पैसा उससे मिला वो किसानों को 50 पैसे पर DFL की दर से घटा करके जो ले पहले करके दिया जा चुका है, जो वो। पहले दिया जा चुका है ले करके पूरा भुगतान किसानों को कर दिया जाता जी। है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा एक मार्केटिंग की व्यवस्था भी बनी हुई है और विभाग फैसिलिटेटर का काम करता है, किसान भाइयों से कुछ नहीं लेता। जी जो 50 पैसे DFL के लिए हैं वो भी राजस्व में ही जमा होते हैं। जी। तो ये योजना ऐसी है जिसमें जो है कि कीट पालन ऐसा है जिसमें किसी तरह का किसान का कोई किसी तरह का व्यय नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताया, और किसान भाइयों इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उत्पादित कर लेते हैं लेकिन बाजार का संकट हमारे सामने बना रहता है। रेशम कीट पालन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और शुरुआत में भी आपको कुछ अपने पास से नहीं लगाना है। और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसानों को रेशम कीट पालन संबंधी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जानकारी ली कि खेती के साथ किस तरह से हम रेशम कीट का पालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस यहीं तक, अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।